नमस्कार। कंस्ट्रक्शन सेफ्टी के जो बुक है उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने कितना इसमें चैप्टर है उसके बारे में बात किया है। आज हम लोग उसका चैप्टर 1 जो है उसके बारे में बात करेंगे। तो चैप्टर 1 का जो नाम था वो है इंट्रोडक्शन टू कंस्ट्रक्शन सेफ्टी, और उसमें लगभग 6-7 बुलेट पॉइंट्स है। टोटल 45 पेज है इस चैप्टर में। और इस चैप्टर का जो बुलेट पॉइंट्स है वो स्टेज ऑफ प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन, एकदम नॉर्मल सिंपल भाषा में मैं बोलने की कोशिश करूंगा ताकि आपको ये समझ में आए और आप एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर हो सके, आपको इसके बारे में नॉलेज भी मिले। और अगर बीच में कोई भी सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आता है या कोई भी टॉपिक ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको और सारा सर्च करके आप उसको पढ़ सकते हैं। गूगल में ही बहुत सारा आपका डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा। तो हम लोग आज सिर्फ इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि कितना बुलेट पॉइंट्स कवर हो रहा है चैप्टर नंबर 1 से। तो कोशिश करेंगे कि वीडियो 10-12 मिनट से ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे स्टेजेस ऑफ प्रोजेक्ट। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट करने के टाइम में कितना स्टेज होता है और किस तरह का कंस्ट्रक्शन होता है। तो जनरली टाइप 1 और टाइप 2 करके दो होता है, दो तरह का कंस्ट्रक्शन होता है। पहला टाइप 1 का मतलब ये हो गया कि नया कंस्ट्रक्शन करना, वहाँ पे कुछ एक नया बिल्डिंग बनाना, नया प्रोजेक्ट को लेके आना, फैक्ट्री नया बना रहे हैं या ब्रिज बना रहे हैं या कुछ रोड बना रहे हैं, कुछ भी नया, बिल्कुल भी नया काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड नया मतलब स्टेज 1 या टाइप 1 बोलते हैं। टाइप 2 में क्या हो गया, एग्जिस्टिंग को आप और बढ़ा रहे हो। जैसे कि एक बिल्डिंग बना हुआ है, उसके बगल में एक और बिल्डिंग बनाना है, या उस बिल्डिंग के अंदर आप इंस्टॉलेशन करना है, नया इक्विपमेंट्स लेके आ रहे हो, उसको और भी बड़ा कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड टाइप 2 कंस्ट्रक्शन। अब स्टेजेस कितने तरह का, उसमें क्या क्या होता है, पहले क्या करेंगे, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, और फाइनली आप क्या करते हो। तो वो कुछ स्टेजेस के बारे में इसमें दिया गया है। जैसे कि सिविल वर्क, सबसे पहले सिविल वर्क होता है। दूसरा होता है रिसीविंग एंड स्टोरेज मटेरियल्स, ठीक है। आपको काम करने के लिए बहुत तरह का मटेरियल की जरूरत पड़ेगा। मैकेनिकल मटेरियल चाहिए होगा, इलेक्ट्रिकल मटेरियल आपको चाहिए होगा, इक्विपमेंट्स चाहिए होगा। तो इस तरह का मटेरियल आप लोडिंग, अनलोडिंग, शिफ्टिंग, केयरिंग, ये सब जितना भी है वो मतलब एक स्टेज है कंस्ट्रक्शन का, एक दूसरा स्टेज है। इरेक्शन करना, इरेक्शन मतलब हो सकता है आपको टावर खड़ा करना पड़े, ठीक है, या हो सकता है स्काफोल्डिंग का इरेक्शन करना पड़े वर्किंग एट हाइट के लिए, ठीक है, इस तरह का। या फिर कॉलम का आपका इरेक्शन करना पड़ सकता है, आप मैकेनिकल इरेक्शन हो सकता है। तो इस तरह का इरेक्शन भी एक उसका स्टेज होता है। दूसरा होता है, अगर आपका बिल्डिंग बन गया, सिविल वर्क में क्या आ गया, नीचे का कंक्रीट आ गया, पीसीसी आ गया, कॉलम कंक्रीटिंग आ गया, स्लैब कंक्रीटिंग आ गया, वॉल का जो भी आपका मेसन वाला जो काम है, प्लास्टरिंग वाला जो काम है, वो सब आ गया। फिनिशिंग वाला जो काम हो गया, टाइल्स लगाना, बाथरूम बनाना, सीढ़ी बनाना, स्टेयरकेस बनाना, ठीक है, ये सब सारा काम सिविल वर्क्स में आ जाएगा, ठीक है। जब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो बिल्डिंग का, या फिर इरेक्शन करना, मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, नीचे का फाउंडेशन आपने सिविल में किया और उसके ऊपर आपका मैकेनिकल इरेक्शन करना है, तो वो एक तरह का, वो भी एक स्टेज हो जाता है। उसके बाद जब ये सब हो गया, उसके बाद टेस्टिंग, प्री कमीशनिंग और कमीशनिंग, मतलब आपने जो भी सिस्टम वहाँ पे इंस्टॉल किया, आपने पाइपलाइन लगाया, आपने प्लम्बिंग का पूरा पाइपलाइन वहाँ पे लगाया, इलेक्ट्रिकल आपने पूरा वहाँ पे इंस्टॉलेशन किया, तो ये सब सारा काम, सारा जितना भी इंस्टॉलेशन हुआ वो काम कर रहा है, बराबर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके लिए पूरा चेकिंग करना, मतलब ठीक है, उसको देखना है पूरा कि हाँ ये जिस तरह से हम लोगों ने जिस काम के लिए इसको इंस्टॉलेशन किया है वो वहाँ पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसको पूरा चेक करना, टेस्टिंग करना, प्री कमीशनिंग करना, और फिर उसको हैंड ओवर करना पड़ता है। तो ये सारा काम स्टेज में आ जाता है, कंस्ट्रक्शन स्टेज में आ जाता है। और उसके बाद फर्स्ट एनर्जाइजिंग, सब ने आपने चेक कर लिया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपका आया, आपका सिविल इंजीनियर आया, आपका मैकेनिकल जो भी एचओडी हैं, जो भी एक्सपर्ट लोग हैं, इंजीनियर लोग हैं, वो लोग आएंगे और चेक करेंगे और फाइनली उसको स्विच ऑन करेंगे, स्टार्ट करके देखेंगे कि हाँ ये बराबर काम कर रहा है। तो उसको बोलते हैं फर्स्ट एनर्जाइजिंग। तो ये एक स्टेज का पार्ट होता है। और फाइनली क्या होता है, हैंडलिंग ओवर टू ऑपरेटिंग स्टाफ ऑफ द ओनर, यानी कि जिस क्लाइंट के लिए आप काम कर रहे थे, जो उस प्रोजेक्ट का मेन ओनर है, जो पैसा लगाया है, ठीक है, उसको आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट को हैंड ओवर करना है। जनरली क्या होता है, क्लाइंट होता है, कंसल्टेंट होते हैं, फिर मेन कॉन्ट्रैक्टर होता है। तो मेन कॉन्ट्रैक्टर काम करता है कंसल्टेंट के लिए, या कभी कभी डायरेक्ट क्लाइंट के लिए भी काम करता है, जो मालिक है। मान लीजिए आपको एक बड़ा बिल्डिंग बनाना है, रियल एस्टेट का एक कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हो, आपको 20 फ्लोर का एक बिल्डिंग बनाना है, और तो बिल्डिंग जो बनाने वाला जो मेन आदमी है, जो पैसा लगाता है, वो मेन क्लाइंट हो गया,
कॉन्ट्रैक्टर हो गया जो सिविल वर्क, मैकेनिकल वर्क जितना भी काम है वो करेगा, और कंसल्टेंट होगा जो डिजाइन बनाएगा उस बिल्डिंग का, उसका टेक्निकल जितना भी चीजें हैं वो आपको हेल्प करेगा। तो कंसल्टेंट कॉन्ट्रैक्टर के साथ भी काम करता है और मेन क्लाइंट के साथ भी काम करता है। तो फाइनली जब बन जाएगा तो हैंड ओवर करना है। हैंड ओवर का एक बड़ा सा चेकलिस्ट होता है, एक एक पॉइंट पे बात होगी कि हाँ आपने सिविल में ये आइटम लगाया था कि नहीं लगाया था, आपने फिनिशिंग में ये आइटम लगाया था कि नहीं लगाया था, आपने जितने भी लीगल प्रोसीजर था, जितने भी डॉक्यूमेंटेशन काम था वो हुआ था कि नहीं हुआ था, जितने मेथड स्टेटमेंट प्रोजेक्ट के लिए बना था कि नहीं बना था। सेफ्टी का भी हैंडओवर होता है उसमें, तो सेफ्टी वाले पूरे प्रोजेक्ट में कितने सेफ मेन डेज काम किया, कितना ट्रेनिंग्स करवाया, कितना रिस्क असेसमेंट कंडक्ट कराया, ठीक है, कितना थर्ड पार्टी ट्रेनिंग करवाया, कितना ऑडिट करवाया। लास्ट में केपीआई होता है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ठीक है। तो उस प्रोजेक्ट का की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या था पिछले 6 महीना में, 1 साल में, 2 साल में, जितना भी लंबा प्रोजेक्ट चला, उस प्रोजेक्ट में चलते वक्त क्या क्या आपने अचीवमेंट किया सेफ्टी को लेके। क्या आप, ऐसा भी हो सकता है कि आपका प्रोजेक्ट कोई इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन करवाया, ISO 45001 करवाया, ओसास 18001 का सर्टिफिकेशन लिया। तो ये जितना भी सेफ्टी का भी जो आइटम होता है वो भी उसमें इंक्लूड होके फाइनली एक डोजियर बनता है, और वो फाइनली हैंडओवर होता है। एक डॉक्यूमेंट बनेगा जो सेफ्टी मैनेजर, सेफ्टी इंचार्ज जो होंगे वो बना के सेफ्टी डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो हैंडओवर होता है वहाँ पे प्रोजेक्ट में। और बाकी का जो सिविल डिपार्टमेंट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, वो तो अपना वो लोग करेगा ही करेगा। तो ये हो गया पूरा स्टेज के बारे में, कंस्ट्रक्शन स्टेज के बारे में, ठीक है। तो पेज नंबर 2 में इसके बारे में दिया गया है। और हम लोग बात करेंगे पेज नंबर 3 में क्या है कि कौन सा स्टेज में किस तरह का एक्सीडेंट होने का चांस रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एक्सीडेंट्स के बारे में, कुछ इंसिडेंट्स के बारे में दिया गया है। तो पहला दिया है कि एक्सीडेंट्स ड्यू टू पीटफॉल इन ट्रेंच एक्सकेवेशंस, ठीक है। जब एक्सकेवेशन होगा, जब सिविल वर्क होगा, उस समय बहुत सारा पीट्स बन जाते हैं, गड्ढे बन जाते हैं, होल बन जाता है, ट्रेंच हो जाता है, लंबी लंबी नालियां बन जाती है। तो ये अगर होता है तो कब होगा, ये मान लीजिए एक्सीडेंट अगर कोई गड्ढे में गिरेगा तो कब गिरेगा, उसके बारे में 2 इसमें दिया है, कंस्ट्रक्शन पीरियड और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, ठीक है। 2, एक कंस्ट्रक्शन, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, और एक ड्यूरिंग ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, यानी कि प्रोजेक्ट बनने से ड्यूरिंग बनने में और एक बार बन जाने के बाद, ठीक है। तो इसमें रिसीविंग एंड स्टोरेज, ठीक है। जब इसमें कुछ चीजें दिया है कि रिसीविंग एंड स्टोरेज, सिविल वर्क, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग, ऑपरेशन, मेंटेनेंस, ठीक है। तो मान लीजिए पीट में, गड्ढा में कब गिरोगे आप, जब सिविल वर्क होगा तब आप गिरोगे, ठीक है। रिसीविंग एंड स्टोरेज में स्टार्टिंग रहता है, उस समय गड्ढा नहीं होता है, सब मटेरियल ऑन के रखा गया, उस समय ये एक्सीडेंट होने के चांस कम है। इंस्टॉलेशन में भी हो सकता है क्योंकि वहां पे भी कुछ गड्ढे की जरूरत पड़ सकता है, एक्सकेवेशन करने की जरूरत पड़ सकता है, तो वहां पे एक्सीडेंट हो सकता है। टेस्टिंग एंड कमीशनिंग तो फाइनल स्टेज होता है, तो उसमें क्या होता है कि लगभग गड्ढे ढक दिए जाते हैं, या बिल्डिंग का जो साफ्ट होता है, या आपका ये ओपनिंग साफ्ट होता है, या फिर आपका लिफ्ट के लिए जो ओपनिंग्स होते हैं वो सारे बंद हो जाते हैं उस समय तक, क्योंकि वो फाइनल स्टेज में आ जाता है, तो वहां पे गिरने का कोई चांस नहीं रहता है। दूसरा एक्सीडेंट, फॉल ऑफ पर्सन फ्रॉम हाइट्स, ऊपर से बंदा कब गिर सकता है, तो उसमें दिया है रिसीविंग एंड स्टोरेज। हाँ, उस समय मान लीजिए ऊपर में मटेरियल लेके जा रहे हैं, ऊपर से नीचे मटेरियल लेके आ रहे हैं, या क्रेन से सामान उठा रहे हैं, तो वहां पे वर्किंग एट हाइट से गिरने का चांस रहेगा। सिविल वर्क के दौरान भी वर्किंग एट हाइट से एक्सीडेंट होने का चांस रहेगा, ठीक है। आप फर्स्ट फ्लोर में काम कर रहे हो, थर्ड फ्लोर में काम कर रहे हो, कितना हाइट पे काम कर रहे हो, अगर वहां पे सेफ्टी हार्नेस आपने नहीं पहना है, रिस्क असेसमेंट नहीं हुआ है, प्रॉपर वर्किंग प्लेटफॉर्म नहीं है, स्कैफोल्डिंग बराबर नहीं है, आपका लेडर बराबर नहीं लगा हुआ है, बंदा ट्रेन नहीं है, तो वहां पे एक्सीडेंट होने का चांस है। यानी कि सिविल वर्क में वर्किंग एट हाइट से एक्सीडेंट होने का चांस है। इंस्टॉलेशन में भी हो सकता है, आप वर्किंग एट हाइट पे जाके इंस्टॉल कर रहे हो कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी सामान, तो वहां भी एक्सीडेंट होने का चांस है। टेस्टिंग एंड कमीशनिंग में भी होने का चांस है, क्योंकि टेस्टिंग एंड कमीशनिंग भी वर्किंग एट हाइट पे होता है, तो वहां पे भी एक्सीडेंट होने का चांस है। ऑपरेशन में भी होने का चांस है, आप पता नहीं कौन सा इक्विपमेंट कहाँ जाके ऑपरेट करोगे, तो वर्किंग एट हाइट रहेगा तो वहां भी गिरने का चांस रहेगा। मेंटेनेंस के दौरान भी, मेंटेनेंस का मतलब आप ऊपर कुछ टावर में कोई आपका एक इलेक्ट्रिकल पैनल खराब हो गया है, कोई भी चीज आप बदलने जा रहे हो, तो वहां पे भी वर्किंग एट हाइट से एक्सीडेंट होने का चांस रहेगा। यानी कि वर्किंग एट हाइट जो है वो कंप्लीटली हर जगह, चाहे वो प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग में हो या प्रोजेक्ट के अंत में हो या ड्यूरिंग मेंटेनेंस या ऑपरेशन हो, वर्किंग एट हाइट हमेशा एक इशू रहता है। तीसरा है एक्सीडेंट्स ड्यू टू फेलियर ऑफ क्रेन्स, सीलिंग, रोप एंड डिसैकल, यानी कि पूरा क्रेन के बारे में दिया गया, लिफ्टिंग इक्विपमेंट से कब एक्सीडेंट होने का चांस है।
रिसीविंग एंड स्टोरेज मटेरियल्स, डेफिनेटली उस समय जब आप बड़ा मटेरियल है तो आपको क्रेन से उठाना पड़ेगा, नीचे उतारना पड़ेगा, वहां पे होने का चांस है। इंस्टॉलेशन, अगर बड़ा मटेरियल है उसको उठा के आप ऊपर लेके जा रहे हो, इरेक्शन कर रहे हो, स्टील का इरेक्शन कर रहे हो, तो वहां पे भी आपको ये एक्सीडेंट होने का चांस है। यानी कि आपका क्रेन फेलियर हो सकता है, सीलिंग टूट सकता है, रोप्स टूट सकता है, डिसेकल डैमेज हो सकता है, तो इस तरह का एक्सीडेंट होने का चांस है। ठीक है। टेस्टिंग एंड कमीशनिंग में भी होने का चांस है, वहां पे भी इक्विपमेंट आपको लिफ्ट करना पड़ सकता है, या उसको खड़ा करने के लिए आपको नीचे कुछ सपोर्ट भी लगाने की जरूरत पड़ सकता है। ऑपरेशन में भी जरूरत पड़ सकता है, और मेंटेनेंस में भी इस तरह का एक्सीडेंट होने का चांस रहेगा। ऑपरेशन या मेंटेनेंस, मान लीजिए खराब हो गया मशीन, एक बड़ा सा जनरेटर खराब हो गया, आप हाथ से तो नहीं उठाओगे उसको, आपको बड़ा क्रेन लेके आना पड़ेगा, उससे आप हटाओगे तो वहां पे ये क्रेन का फेलियर होके एक्सीडेंट होने का चांस रहेगा। फॉलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन ह्यूमन बॉडी, आदमी के शरीर पे कुछ सामान ऊपर से गिरने का चांस कब कब रहेगा, कहाँ रहेगा, तो ये सारे चीज में रहेगा। रिसीविंग एंड स्टोरेज के टाइम में भी रहेगा, सिविल वर्क करने के टाइम में भी रहेगा, इंस्टॉलेशन करने के भी टाइम में भी रहेगा, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग करने के भी टाइम में रहेगा, ऑपरेशन और मेंटेनेंस, कभी भी कोई भी आपका ये सामान ऊपर से आपके बॉडी पे गिरने का चांस रहेगा। फॉलिंग फ्रॉम हाइट ऑब्जेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी, तो कोई भी सामान ऊपर से गिरने का चांस रहेगा, तो ये हर स्टेज में रहेगा। रोड एक्सीडेंट्स, उसके बाद रोड एक्सीडेंट कहाँ हो सकता है, रिसीविंग एंड स्टोरेज, डेफिनेटली आप गाड़ी से मटेरियल आपका आएगा, ट्रक में आएगा, तो वहां पे रोड एक्सीडेंट होने का चांस रहेगा। सिविल वर्क के दौरान भी रहेगा, हो सकता है आपका एक्सकेवेटर चल रहा है, हो सकता है आपका जेसीबी मशीन चल रहा है, या और भी अर्थ मूवेबल जितने भी इक्विपमेंट है वहां रह सकता है। इंस्टॉलेशन के दौरान भी ये इक्विपमेंट आपको यूज करना है, व्हीकल यूज करना पड़ सकता है, क्रेन यूज करना पड़ सकता है, टायर माउंटेड जो क्रेन होता है, मोबाइल क्रेन आपको यूज करना पड़ सकता है, वहां पे भी आपको एक्सीडेंट होने का चांस है। टेस्टिंग एंड कमीशनिंग में नहीं होगा, क्योंकि टेस्टिंग एंड कमीशनिंग आपको अंदर होता है, तो वहां पे व्हीकल का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। ऑपरेशन में हो सकता है, मेंटेनेंस में भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जहां पे भी आपका व्हीकल मूवमेंट रहेगा वहां पे रोड एक्सीडेंट होने का चांस रहेगा। दूसरा, कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, वॉल्स एंड स्लैब्स, मतलब पूरा बिल्डिंग स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाना, गिर जाना, ड्यू टू पोर इंजीनियरिंग, गलत क्वालिटी, अगर इंजीनियरिंग वहां पे नहीं हुआ है, क्वालिटी वाला काम नहीं हुआ है, तो वहां पे गिरने का चांस हो सकता है। तो ये कहाँ हो सकता है, रिसीविंग एंड स्टोरेज तो आपको स्टार्टिंग रहता है, तो वहां पे होने का चांस नहीं है। सिविल वर्क में होने का चांस है, इंस्टॉलेशन में होने का चांस है, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग में होने का चांस है, ऑपरेशन में होने का चांस है, मेंटेनेंस में भी होने का चांस है। कोई भी आपने एक स्ट्रक्चर इंस्टॉल किया हुआ है, या आपने उसको लगाया हुआ है, या एक ब्रिक वॉल किया हुआ है लेकिन सही से नहीं किया है, लेकिन आप जब आप गए हो ऑपरेशन करने के लिए या मेंटेनेंस करने के टाइम में हो सकता है कि आपको जोर से धक्का लग गया और वॉल ही गिर गया, अगर सही से काम नहीं हुआ है, तो इंजीनियरिंग वहां पे बराबर नहीं हुआ है, तो आपको वहां एक्सीडेंट होने का चांस है। इलेक्ट्रिक शॉक्स तो आपको कभी भी लग सकता है, यानी कि रिसीविंग एंड स्टोरेज मटेरियल में भी लग सकता है, सिविल वर्क में भी लग सकता है, इंस्टॉलेशन के दौरान भी लग सकता है, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग के दौरान भी लग सकता है, ऑपरेशन के दौरान भी लग सकता है, और मेंटेनेंस के दौरान भी लग सकता है। तो हम यहाँ पे जो चार्ट बना हुआ है पेज नंबर 3 में, उसके बारे में आपको बता रहा हूं कि कहां पे किस तरह का एक्सीडेंट हो सकता है। एक्सप्लोजन फायर्स कहां हो सकता है, आग कहां लग सकता है, रिसीविंग एंड स्टोरेज के टाइम में, अगर आप सही से, अगर मान लीजिए कोई केमिकल है या कोई फ्लेमेबल आइटम है, उसको सही से आप अगर स्टोरेज नहीं कर रहे हो, सही से हैंडलिंग नहीं कर रहे हो, तो फायर हो सकता है। तो ये फायर, एक्सप्लोजन और फायर किसी भी वक्त किसी भी स्टेज में हो सकता है, अगर बराबर से रिस्क असेसमेंट नहीं हुआ है, उसका बराबर टेक्निकली उसको अगर एनालिसिस नहीं किया गया है, इंजीनियरिंग कंट्रोल नहीं लिया गया है, तो वहां पे फायर होने का चांस रहेगा। इक्विपमेंट फेलियर्स, कहाँ इक्विपमेंट फेलियर हो सकता है, जहां पे इक्विपमेंट्स रहेगा टेस्टिंग एंड कमीशनिंग के टाइम में, जो भी इक्विपमेंट लगाया है सही से नहीं लगाया है, सही से अगर मेथड स्टेटमेंट के द्वारा जो डॉक्यूमेंट है, जो स्टेज है, जो प्रोसेस है, उसके थ्रू अगर नहीं लगाया है, तो वहां पे एक्सीडेंट होने का चांस रहेगा। ऑपरेशन के दौरान भी चांस रहेगा, और मेंटेनेंस के दौरान भी इक्विपमेंट फेलियर हो सकता है। ठीक है, हम लोग का वीडियो 15 मिनट होने वाला है, उससे पहले खत्म करेंगे। फ्लैश ओवर, ये कहाँ हो सकता है, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग में हो सकता है, ऑपरेशन में हो सकता है, मेंटेनेंस में उतना चांस कम रहेगा। तो ये 11 तरह का एक्सीडेंट यहाँ पे दिया गया है। एक्सीडेंट ड्यू टू pitfall in trench, fall of persons from height, accident due to failure of crane, slings, decals, fire, falling of object on human body, road accidents, collapse of structure, walls and slabs, electric shocks, explosion, fires, equipment failures, flashovers। तो ये सारा चीज हो सकता है एक्सीडेंट, अगर आप उसको ढंग से नहीं इस्तेमाल करोगे तो। बाकी का हम लोग बाद में बात करेंगे।